अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज से नोवेल की वॉइस रिकॉर्डिंग भी साथ साथ होगी। बेला बाय आन फातिमा एपिसोड 3। बी, आप बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही। क्या अच्छा और क्या बुरा है इस बारे में छोड़ो, फ़िलहाल मुझे तुम ये बताओ कि मैं क्या डिज़र्व करती हूँ। वो दोनों हाथ सीने पे बांधे इसके नज़दीक आई और बेतासुर लहजे में बोली, वो मेरे प्रोफेसर हैं बी, आपने इनके सर के बाल। अगर इन्हें मालूम हो जाए कि इसके पीछे किसका हाथ है तो आप जानती हैं इसके बाद क्या होगा। वो कोई एक्शन लेने से भी गुरेज नहीं करेंगे। वो संजीदगी से बोली। बेला ने दोनों हाथ पैंट की जेबों में उड़सते अपनी भुवें सहलाईं और दिलकशी से मुस्कुराई। और अगर मैं यही चाहती हूँ तो वो मज़े से बोली। बी, फानिया बेयकीनी की कैफियत में बड़बड़ाई। बेला के लबों पे एक कांटदार मुस्कुराहट आकर ठहर गई। आप सन मोरेनो तक कैसे पहुँची बी? मेरे लिए मुश्किल काम नहीं, वो शाने उचकाकर लापरवाही से बोली। फानिया ने थक हार कर कैस की जानिब देखा जो नासमझी से इन दोनों की गुफ्तगू समझने की कोशिशों में थे। आपने सब क्यों किया बी? वो उलझे लहजे में बोली। एक मामूली से चैलेंज की बदौलत तुमने मेरी आंखों में आंखें डालने की ज़रूरत की है आज। इस चैलेंज की बदौलत आगे क्या क्या होता जो मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती फ़ानी बेबी। वो इसका गाल थपथपाते मुड़ी, लेकिन फ़ानिया ने इसके हाथ को जकड़ लिया। बेला के चेहरे के तासुरात यकलक बदले। उसने नागवार निगाहों से इसके हाथ में दबे अपने हाथ को देखा। उन्होंने चैलेंज ख़त्म कर दिया, लेकिन अपनी जानिब से। मगर ये चैलेंज मेरे लिए जुनून बन गया है और अब मुझे किसी भी कीमत पे पूरा करना है बी। मैं ब्राज़ील जाऊंगी। वो इसकी आंखों में देखते मजबूती से बोलती इसे ठटका गई। आर यू श्योर? वो उसके लहजे की मजबूती से काफ़ी हद तक महसूस हुई थी। फ़ानिया ने इसके हाथ को छोड़ते दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में पेवस्त किया और हाँ में गर्दन हिलाई। क्या मेरी इजाज़त के बगैर कर लोगी? वो इसकी हालत से हंस उठाते हुए बोली। फ़ानिया ने लहजा बढ़कर इसकी आंखों में देखा। बात वही करो फ़ानी बेबी जिसे पूरा कर सको। मेरे बगैर तुम कुछ भी नहीं हो। भीड़ में जो लड़की मेरा हाथ थाम कर चलती है वो किसी दूसरे मुल्क जाएगी, वो भी तनहा। वो तंजिया निगाहों समेत बोली। फ़ानिया ने लब भींचे। अगर आपने इजाज़त ना दी तो शायद मैं आपके ख़िलाफ़ भी चली जाऊँ। मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूँगी और ना ही तुम मेरे ख़िलाफ़ जा सकती हो। इससे पहले मैं तुम्हारी जान लेना बेहतर समझूँगी फ़ानी बेबी। वो इसके जबड़े को सख्ती से जकड़ते इसके चेहरे पे झुकते फनकारी। फ़ानिया ने हलक तर किया और मुल्तजियाना निगाहों से कैस की जानिब देखा। वो जहाँ जाना चाहती है तुम वहाँ इसे क्यों नहीं जाने देना चाहती? कैस इनकी बहस पर झुंझला गए। इसे वहाँ मरने के लिए भेज दूँ डैडी? वो सिफाकी से सवाल करती फ़ानिया को ठीक ठाक खौफज़दा कर गए। आप दुनिया को इतना जालिम क्यों समझती हैं बी? दुनिया वैसी नहीं है जैसा आप समझती हैं। सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। आप गलत कर रही हैं बी। मुझे भी इस ज़िंदान से निकलने का हक़ है। आप भी तो जगह जगह जाती हैं, मुझे भी जाना है। मुझे भी अपनी ज़िंदगी जीनी है। मैं घुट घुट कर नहीं जी सकती। वो आंखों में नमी लिए बोलती इसे हंसने पर मजबूर कर गई। तुम मेरे जैसा बनने की कोशिश में ही मारी जाओगी फ़ानी बेबी, क्योंकि बेला सिर्फ एक है। वो हंसकर बोली। फ़ानिया को इस लम्हे वो कुछ अजीब सी महसूस हुई। खैर, वो जहाँ भी जाना चाहती है इसे जाने दो, इसे मत टोको। इसका भी ज़िंदगी पे इतना ही हक़ है जितना हमारा है। फ़ानिया को इसके अज़ाइम से पीछे मत हटाओ बेला। कैस अब की बार नहायत संजीदा थे। बेला ने इसका चेहरा छोड़ दिया। फ़ानिया ने तड़प कर इसे देखा। जाओ, तुम्हें दी इजाज़त। जहाँ जाना चाहती हो जाओ, अपनी ज़िंदगी जियो, जो जी में आता है करो। कहाँ जाना चाहती हो बोलो। वो इंतहाई नरमी से बोलती इसे ज़िंदगी की नवीद सुना गई। फ़ानिया के चेहरे पर खुशगवारी छा गई। वह यकदम खिलखिला कर हंसती। रियली बी? इसके बाद फिर बेला ने संजीदगी से सर हिलाया और साथ ही सैम को आवाज़ दी थी। मुझे ब्राज़ील जाना है बी। इसकी अगली बात पर बेला ने चौंक कर इसे देखा, जिसका चेहरा इसकी अंदरूनी खुशी का पता दे रहा था। इसकी टिकट का इंतज़ाम करो, वो कल ही यहाँ से रवाना होगी। वह बगैर किसी की जानिब देखे सैम से मुखातिब थी। सैम ने नासमझी से बेला की जानिब देखा। बी, आप इसे इजाज़त कैसे? और तुम फ़ानी? आउट सैम। बेला मुसलसल बाई टांग झुलाते सर्द महरी से बोली। वो तासुब भरी निगाह इन सब पे डालते वहाँ से निकलता चला गया। मैं अभी अपनी पैकिंग कर लेती हूँ फ़ानिया। इससे कबर के वो खुशी खुशी ज़ीनों की जानिब बढ़ती। ज़ेला की पथरीली आवाज़ पे इसकी दिल की धड़कन सुस्त पड़ी, क्योंकि वो इसके पूरे नाम से नहीं पुकारती थी। यू आर ग्रोन अप नाउ। अब मैं तुम्हें अपनी ज़िम्मेदारी से आज़ाद करती हूँ। तुम अपने फ़ैसले लेने में आज़ाद हो। और हाँ, अब बेला कभी भी तुम्हारी मदद के लिए पेश नहीं होगी। वो एक तेज़ मगर मुस्कुराना निगाह इसके उड़े उड़े हवासों पे डालते अपना कोट दुरुस्त करते वहाँ से निकल गई। डैडी? वो रूहान से लहजे में कैस से मुखातिब हुई। अभी गुस्सा है, बहल जाएगी। जाओ, तुम तैयारी पकड़ो जाने की। कैस ने इसे पिचकारा। वो मरियल कदमों से चलती अपने कमरे में आ गई। इससे ये बात अच्छे से अज़बर थी कि बेला अपने फ़ैसलों में किस कदर अटल है और यही चीज़ इसे इस तरह में मुब्तला कर रही थी।
वो छत पे खड़ी मोबाइल आसमान की जानिब करते सिग्नल तलाश करने की कोशिशों में थी, क्योंकि हानिया का मैसेज किसी भी वक्त आ सकता था। उसने इस तरह भी कैफे में निशाना दांतों तले दबाते एक आखिरी कोशिश के तहत मोबाइल फ़ोन कान से लगाया, लेकिन बेसूर किसी की निगाहों का इर्तिकाज़ खुद पे महसूस करते उसने चौंक कर बाएं जानिब देखा। अगले लम्हे इसका तेवर बदल गए। वो दिल ही दिल में कर कर रह गई। नोमी कैसी है? ये इसका कज़न शाहज़ेब था जो मुस्कुराते हुए इससे मुखातिब था। पुप्पो का घर साथ साथ होने की बदौलत इन दोनों घरों में अच्छी बोल चाल थी, लेकिन नोमिया को शाहज़ेब की बोलती निगाहों से ठीक ठाक चिढ़ थी। अभी भी इसका मूड ख़राब हो चुका था। हाँ हाँ ठीक हूँ, तुम ठीक हो? वो जान छुड़ाने वाले अंदाज में बोली। अगर ठीक ना भी होता तो तूने पूछ लिया ना? फिर तो बिल्कुल ठीक हूँ, वो हंसकर बोला। नोमिया ने रुख मोड़ते मुश्किल मुस्कुराहट ज़ब्त की। सस्ता आशिक व मुँह ही मुँह में बड़बड़ाई। अच्छा सुन तू नोमी, तुझे कुछ बताना है। वो जो जीनों की जानिब बढ़ रही थी ठटक कर रुकी। इससे पहले कि वह कुछ बोलता नीचे से आने वाली तैयबा की आवाज़ पर इसने शुक्र अदा किया। मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, अम्मा बुला रही हैं। वो इसे टालकर नीचे भाग गई। शाहज़ेब नाक मुँह चढ़ाकर रह गया। हाँ अम्मा, क्या हुआ? तेरा फ़ोन है, सुन ले। उन्होंने पीटीसीएल की जानिब इशारा किया। नोमिया तेज़ी से फ़ोन स्टैंड की जानिब बढ़ी। फ़ोन कान से लगाते ही उबड़ने वाली आवाज़ हानिया की थी। सारा काम मैंने संभाल लिया है, तो बस शाम 5:30 बजे तक मेरे घर पहुंच जाए। आगे यह काम बेहद आसान है। हानिया की बात पर इसके लबों पर मुस्कुराहट मचने लगी। उसने एक चोर निगाह मसरूफ़ ईशा और तैयबा पर डालते चुपके से फ़ोन रखा और दस्तरखान की जानिब आ गई। क्या कह रही थी हानिया? वो कल टेस्ट है ना यूनी में, तो बस इसकी तैयारी करनी है ना हमने साथ में। बस पूछ रही थी कि मैं कब इसके घर आ रही हूँ, उसने बेयाजी से बोलते एक चोर निगाह तैयबा पर डाली, जो इसकी बात पे खश्मगीन आहों से सही घूर रही थी। ये तुम क्यों इसके घर जाने लगी? वो क्यों नहीं आ सकती? अम्मा क्यों? मैं क्यों इसके घर नहीं जा सकती? इसने आवाज़ बुलंद की। अपने अब्बा को तुम मुझसे बेहतर जानती हो। उन्होंने साफ हरी झंडी दिखाई। अब्बा के आने से पहले मैं लौट आऊँगी ना अम्मा, वो मिन्नत करने वाले अंदाज में बोली। उन्होंने एक नज़र घड़ी को देखा जो 4 बजा रही थी। वो इस बात में सर हिला गई। नोमिया इनका गाल चूमते खुलकर हंसती। अच्छा एक खुशी की खबर तो सुनती रहो। सुबह जब तुम यूनी थी इस वक्त आपा आई थी शाहज़ेब के लिए तुम्हारा हाथ मांगने। तुम्हारे अब्बा भी वही थे। वो तो भाई इस रिश्ते से बहुत खुश थे। उन्होंने तो तुमसे पूछे बगैर हामी भर ली थी, लेकिन भला हो शाहज़ेब का जिसने तुमसे रजामंदी जानने का कहा। अम्मा मज़ीद कुछ भी बोल रही थी, लेकिन नोमिया के कान तो साएँ साएँ कर रहे थे। इसके तो वहम गुमान में भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। अम्मा मैं अभी पढ़ रही हूँ, मुझे अभी शादी बिल्कुल नहीं करनी। इसने कमज़ोर सा एहतजाज किया। अम्मा ने गुस्सैली निगाहों से इसे देखा। इस मामले में अब जो भी बहस हो अपने अब्बा से करना, मुझे माफ़ रखो। वो इसे झिड़क कर बोलते उठकर किचन में चली गई। नोमिया एक कारदार निगाह हंसती हुई ईशा पे डालकर कमरे में चली आई। फ़िलहाल हानिया का घर ज़्यादा ज़रूरी था। एक अच्छा ज़रूर ज़ेबतन करते इसने बालों को संवारा और घर पे दुपट्टा ओढ़ते अम्मा को इत्तला देकर बाहर निकल गई। हानिया का घर इसके घर से तकरीबन 10 मिनट की मुसाफत पे था। अगले 10 मिनट में जब वो ईशा के घर के बाहर पहुँची तो वो तो जैसे इसकी मुंतज़िर थी, तभी जल्दी से घर से बाहर निकल आई। बस आज तो तुम्हारी मुलाकात पक्की, वो हंसकर बोलते दुबा गई। नोमिया के चेहरे पर सुर्खी छा गई। अब जैसे मैंने तुम्हें बताया है वैसे ही करना है। ये तो अच्छा हुआ मैंने सुबह समर की गुफ्तगू सुन ली थी। वो आज इसी रेस्टोरेंट में आने वाले हैं। अगर बात की शुरुआत हो जाए तो तुम्हारी ही भलाई है। वो इसके साथ चलते इसे ताकीद कर रही थी और नोमिया संजीदगी से इसे सुन रही थी। शाहनूर महल में आज एक बार फिर एक भयानक शाम उतरी थी, क्योंकि आज भी वहाँ नीलामी थी। पिछली नीलामी में भी 2-3 लड़कियाँ आसानी से नीलाम हो चुकी थीं। यही सब देख हूर का तन बदन सलग उठा था। इनमें से कोई सियासतदान, कोई माफिया ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे। इस दिन तो किसी न किसी तरह ववेला करके इसने अपनी नीलामी रोक ली थी, और इसे रोकने की इससे बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी थी। अपनी इज्जत दाव पे लगाकर उसने गुजरे रोज़ शाह साहब के साथ रात बिताकर सब कुछ अपने हाथों से ख़त्म कर डाला था, और वो पूरी रात इसकी रोते रोते गुजरी थी। आज इस वाक़े को 2-3 गुजर चुके थे, लेकिन वो भयानक रात वो चाहकर भी अपनी जहन से नहीं निकाल पा रही थी। लेकिन आज होने वाली नीलामी की तैयारियां देख इसने लब भींचे। चलो उठो, तुम्हें भी आज की नीलामी में पेश करना है। मार्को इसे दीवार से चिपक कर बैठा देख नरमी से बोली, लेकिन इसने मार्को का हाथ झटक दिया। आंखों से साफ खौफ छलक रहा था। मार्को ने बेबसी से इसे देखा। मैं नहीं जाऊंगी, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल दो। वो मार्को के आगे दोनों हाथ जोड़ गई। तुम यहाँ आ चुकी हो और एक बार जिसके वजूद पे यहाँ की मेहर लग जाए वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। मार्को ने इसे समझाया। हूर ने अपना सर घुटनों में दे दिया। मान कुछ सोच कर उसने चेहरा उठाया और मार्को की जानिब देखा। मुझे नैन्सी से मिलना है। अब की बार इसका लहजा स्पार्ट था। मार्को ने उलझन भरी नज़रें इसके चेहरे पर जमाई, जो जर्दी माइल ओढ़ रहा था। वो इसे लेते सीधा नैन्सी के कमरे की जानिब बढ़ी थी। कौन मर गया है यहाँ जो यूँ दरवाज़ा पीट रही हो? उसने गुस्से से दरवाज़ा खोला, लेकिन इसकी अबतर हालत देख मार्को और हूर दोनों ने बेसाख्ता निगाहें झुकाई थीं, जो अब अपने शाने से ढलकर स्ट्रैप शाने पे टिका रही थी। इसे आपसे बात करनी है। मार्को इसे वही छोड़ते बाहर चली आई। नैन्सी ने सर झटककर इसे अंदर आने का इशारा किया। हाँ बोल, क्या कहना है तुझे? कि आज फिर नीलामी रोकना चाहती है? वो सोफे पर बैठते गिलास से मशरूब उंडेलने लगी। हूर ने उंगलियाँ मसली। मैं नीलामी नहीं चाहती अपनी। तुझसे तेरी मर्ज़ी पूछी किसने है? वो मज़े से बोलती कहका लगाकर हंसती। हूर ने लब भींचे और आंखों में उभरती नमी को अंदर उंडेला। प्लीज़ आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। वो इसके पाँव में गिर गई। नैन्सी मज़े से इसके चेहरे पे झुकी और हाथ में था मशरूब इसके सर पर गिराना शुरू कर दिया। हूर ने वो मुश्किल अपनी सिसकियाँ दबाईं।
कीमत कैसे चुकाएगी इसकी? वो इसका चेहरा ठोड़ी की मदद से ऊंचा करते दिलकशी से बोली। इसके लज़र तलब और पलकें देख वो तो मुस्कुराई। मुझे शाह साहब के लिए खेल बनना मंजूर है, लेकिन अपनी नीलामी नहीं। ये अल्फाज न जाने उसने किस मुँह से अदा किए थे। नैन्सी सोफ़े से पुश्त टिकाते कहका लगाकर हंसती। लगता है शाह साहब ने तुझे भी बेहद खुश किया है। इसकी बेबाक और घटिया गुफ्तगू पे हूर का चेहरा लट्ठे की मनन सफ़ेद पड़ गया। इसका सर तेज़ी से नफ़ी में हिला। वो चेहरा झुकाए फूट कर रो दी। चल जा, आज शाह साहब से बात करूँगी मैं। वो इसे पैर से ठोकर मारते आईने के सामने जा खड़ी हुई। हूर वही ज़मीन पर गिरी, चेहरा झुकाए रोती रही। अब इसकी ज़िंदगी में रोना ही तो लिखा था। आखिर कब तक आएगा वो? नोमिया पिछले 15 मिनट से कैफ़े के दाखिली दरवाजे की जानिब देख रही थी, जो आने का नाम ही नहीं ले रहा था। हौसला कर लो, जब किसी से काम निकलवाना हो तो सब्र से काम लेना पड़ता है, वो इसे डपटने वाले अंदाज में बोली। अगले लम्हे अंदर आने वाले वजूद को देख इन दोनों की आंखें चमक उठीं। वो दोनों फ़ौरन से पहले सीधी होकर बैठी थी। वो जो इनके टेबल के पास से गुजरते आगे की जानिब बढ़ रहा था, अपने नाम की पुकार पर ठटक कर रुका और मुड़कर जूँ ही पीछे देखा, वहाँ बैठी हानिया और नोमिया को देख मुस्कुराते हुए इनकी जानिब आया। अरे आप दोनों यहाँ? वो खुशगवारी से बोला। कैसे हैं आप समर? हानिया अपनी जगह से खड़ी और इससे हाथ मिलाते हुए बोली। आप हमें ज्वाइन करें ना? उसने कर्टसी निभाई। बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं, बस इन्हीं का मुंतज़िर हूँ। वो बेहद नरमी से गोया हुआ। इस दौरान नोमिया खामोश तमाशाई बनी इन दोनों की जानिब देख रही थी। अरे जब तक वो नहीं आते इस वक्त तक तो आप हमें ज्वाइन कर ही सकते हैं। हानिया मुसलसल इसरार कर रही थी। समर को भी ज़्यादा मना करना दुरुस्त नहीं लगा, तभी कुर्सी खिसका कर बैठ गया। इससे कबल कि हानिया अपनी जगह पर बैठती, उसने जानबूझकर मेज़ पर रखा जूस का गिलास हाथ की मदद से अपने पैरों पर गिरा दिया। ओहो, मैं वॉशरूम जात से आती हूँ। वो मुस्कुरा कर इन दोनों को तनहा छोड़ती वहाँ से चली गई। जाते जाते वो नोमिया को तसल्ली देना ना भूली थी। इसके जाते ही कुछ देर तक वो दोनों खामोश तमाशाई बने एक दूसरे के बोलने का इंतज़ार करते रहे, लेकिन फिर समर ने खुद ही बोलने का सोचा। आपसे बहुत कम मुलाकात होती है यूनी में भी, शायद आप काफ़ी गमगो हैं। नोमिया ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। जी मैं अनजान लोगों से ज़्यादा घुलती मिलती नहीं, वो इतराई और दोबारा अपने फ़ोन की जानिब मतवज्जा हो गई। वैसे आप पढ़ाई में तो काफ़ी अच्छी हैं, टीचर्स से काफ़ी तारीफ़ सुनी है आपकी। अपने फ्यूचर को लेकर क्या सोचा है आपने? वो दोनों हाथों की उंगलियों का बाहम मिलाते इसकी आंखों में बगौर देखते हुए बोला। नोमिया ने चौंक कर इसकी आंखों में देखा और फ़ूड बंद करके रख दिया। अब तो इसका पसंदीदा टॉपिक छिड़ गया था। कुछ खास नहीं, बस शॉप्स में जाने का शौक़ है मुझे। डैट्स ग्रेट। घर वाले सपोर्ट करते हैं आपको? समर को अब की बार इसकी बातों में दिलचस्पी हुई। अब्बा तो थोड़े से सख्त हैं, लेकिन मेरे मनाने पर शायद मान भी जाएं। लेकिन मसला फिर वही कि शोबिस में जाना आसान तो नहीं। वो चोर निगाहों से इसे देखते मज़लूमियत तारी करते हुए बोली। समर ने पुरसोच निगाहों से इसे देखा। अगले ही लम्हे वो मुस्कुराया। वो इसे पसंद करता था और अपनी पसंदीदगी वो इस पर ऐसे भी तो जता सकता था। आप क्यों मुस्कुरा रही हैं? इसकी मुस्कुराहट नोमिया को बहुत खटकी, तभी नागवारी से बोली। अगर इस मामले में मैं आपकी मदद करूं तो? वो मुस्कुराती निगाहों से इसे देखकर बोला। नोमिया की आंखें किसी एहसास के तहत चमक उठीं। इससे काम निकलवाना तो बेहद आसान काम था। वो अपना निचला लब दांतों तले दाब गई। क्या यह सच में आसान है? आप मेरी मदद कर सकते हैं? बिल्कुल, मेरे लिए तो ये बहुत आसान सी बात है। मेरी खाला और खाला की बेटी भी शोबिस में ही है, कहेंगी तो मैं आपसे इनकी मुलाकात करवा दूंगा। वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी मुश्किल आसान कर रहा था। नोमिया इस अरसे में पहली बार खुलकर मुस्कुराई। आप ऐसा करें, अपना नंबर एक्सचेंज कर लें मेरे साथ। समर की बात पर नोमिया ने तेज़ी से अपना नंबर इसके मोबाइल में फ़ीड किया था। ओके, मैं अब चलता हूँ, रात तक मैं आपको इत्तला दे दूँगा। टेक केयर डियर। वो एक वालिहाना मगर मोहब्बत भरी निगाह इसके मुस्कुराते चेहरे पर डालकर वहाँ से निकल गया। इसके जाते ही नोमिया इसकी बेवकूफ़ी पर खुलकर हंसती। मेज़ की जानिब आती हानिया ने ताज्जुब से इसे देखा। काम हो गया हानिया डियर? नोमिया के हंसने पर हानिया भी खुलकर मुस्कुराई। ये तो अच्छा भला बेवकूफ़ निकला वैसे नोमी, इतनी जल्दी मान जाएगा इस बात का अंदाज़ा नहीं था। लगता है इश्क करता है तेरे से। इसकी बात में नोमिया का कहका भी साख्ता था। आंखों में जीत का खुमार वाजिया था। जब ये मरला हल हो गया था तो आगे काम भी बेहद आसान होने वाला था। मैसेज बेल की आवाज़ पर उसने देखा, जहां एक अननोन नंबर से मैसेज जगमगा रहा था। समर हेयर लिखा देख उसने जवाब में दिल वाला इमोजी भेजा, जो लम्हे के 1000वें हिस्से में सीन भी हो गया। वो अपने शातिराना अंदाज पे हंस दी। आज पूरे 2 दिन बाद इसे होश आया था। इसके भारी होती आंखों के बबूटे हिले तो इसके पास खड़ा गार्ड फ़ौरन बॉस को बुलाने के लिए भागा। इसने अपनी मुंदी आंखें जूही खोली, वो सीधा छत से जा टकराई। कई लम्हे तो इसे यही सोचने में बीत गए कि वो इस लम्हे कहाँ है। उसने आंखें मीच कर खोली और अपना दुखता सर दोनों हाथों में थामा। नजरें वहाँ से होते हुए पूरे कमरे का जायज़ा लेने लगी। इंतहाई खूबसूरती से सजा कमरा, जहाज़ी साइज़ बेड जहाँ वो इस लम्हे लेटा हुआ था। उसने हवासों में लौटते तेज़ी से उठने की कोशिश की, लेकिन वजूद में उठती टीसों की बदौलत लड़खड़ाकर वही गिर गया। आंखों के सामने मुसलसल अंधेरा छा रहा था। मैं इस वक्त कहाँ हूँ? वो खुद से ही मुखातिब था। भारी कदमों की चाप पर इसका दिल एक लम्हे को सुकर कर फैला। वो तेज़ी से वहाँ से उठकर कोने में दीवार से लगकर बैठ गया और दोनों हाथ कानों पर सख्ती से जमा लिए। किसी ने दरवाज़ा खोला तो वो आंखें मीच गया। पूरा वजूद बुखार की हिद्दत से कपकपा रहा था। कहाँ है वो बच्चा? वो आदमी शायद अपने गार्ड्स पर चला रहा था। बॉस अभी तो यही था। अरे वो रहा बॉस। उसने एक बार फिर खुतुक समेट से दीवार से चिपका लिया, जैसे अभी दीवार में घुसते इनके अताब से बच जाएगा। अपने नज़दीक आहट महसूस कर भी उसने आंखें ना खोलीं। गाजी। भारी आवाज़ इसकी समातों से टकराई तो उसने चौंक कर आंखें खोली। इसका तो नाम तो नहीं था, तो वो क्यों इसे इस नाम से मुखातिब कर रहे थे?
कौन गाजी? मैं गाजी नहीं हूँ, वो अटक अटक कर बोला और सहमी निगाहों से इन्हें देखा। उन्होंने किसी ट्रांस की कैफियत में इसके सर के बालों को सहलाया था। तुम गाजी हो, मेरे गाजी हो तुम। उनके लब बेआवाज़ हिले। गाजी ने उलझन भरी निगाहों से इन्हें देखा। मेरा नाम मोमिन है, वो धीमे से बोला। मुकाबिल इसकी बात पर धीमा सा मुस्कुराया। अच्छा, मोमिन ही तो गाजी होता है। इनकी गहरी बात पे वो साकित रह गया। अगले लम्हे वो उठ खड़े हुए। चलो उठो यहाँ से और मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ गाजी। वो इसे अपने बाजू के हिसार में लेते बेड की जानिब आए और इसे अपने साथ बिठाया था। क्या मैं गाजी हूँ? वो अभी तक बेयकीन था। हाँ, तुम गाजी हो, और गाजियों अकला कर बात नहीं करते। वो सर उठाकर गरूर से बात करते हैं, मजबूती से बात करते हैं। गाजी खुद नहीं घबराते बल्कि अगले इंसान को घबराने पे मजबूर करते हैं। तुम्हारे नाम से दुश्मन कांपना चाहिए, तुम नहीं। वो इसके बाल सहलाते नरमी से इसे समझा रहे थे और गाजी बिना पलक झपकाए इनकी मेहरबान शख्सियत को देख रहा था। आपका नाम क्या है? इसकी बात पे वो धीमा सा मुस्कुराए। मेरा नाम तो हिश्मत नूर है, लेकिन अगर तुम मुझे बाबा कहोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वो इसकी पेशानी चूमते मोहब्बत से बोले। गाजी का चेहरा इस दौरान सपाट ही रहा। चलो अब मुझे बताओ, तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? वो इंतहाई धीमे मजाज के थे, इससे यह मानना पड़ा। इसके चेहरे से नूर टपक रहा था। इनकी बात पे गाजी ने शुरू से आखिर तक एक एक बात इनके गोश गुजार दी। चेहरे पे फ़कत एक ही आंसर था, नफ़रत का। मैं इन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। आखिर में इसके लहजे में तनफ़ुर सिमट आया। हिश्मत नूर तफाखुर से मुस्कुराए। मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि तुम अपने दुश्मनों को कभी माफ़ ना करो। जिन्होंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करने में कोई कसर ना छोड़ी, तुम इन पर एक एक सांस तंग कर दो। गाजी कभी हारता नहीं, किसी भी हालत में जीत अपने नाम लिखवाता है। इनके लहजे में गरूर था। गाजी के लबों पर एक पुरअसरार मुस्कुराहट सिमट आई। दुश्मनों के लिए इनकी मौत और अपनों के लिए इनकी ज़िंदगी बन जाना, तभी गाजी कहलाओगे। वो इसे ज़िंदगी जीने के इंतहाई पुरसुकून अंदाज में सिखा रहे थे और गाजी इनकी बातों को यूँ सुन रहा था जैसे हिफ्ज़ कर रहा हो। आंखों में सब कुछ छीन लेने का अज़्म था। अब जहाँ जहाँ नाइंसाफ़ी का बोलबाला होगा, वहाँ गाजी का परचम लहराएगा। बाबा। हिश्मत नूर इसकी बात पर आंखों में नमी लिए मुस्कुरा दिए। अगले ही लम्हे इनके लबों की मुस्कुराहट गायब हुई और इसकी जगह तनफ़ुर भरी मुस्कुराहट ने ले ली। और अगर यही काम मैं शौक़ और दिल से करती हूँ तो? मीना की बातें मुसलसल इसके आसाबों पर सवार थी। उसने गुस्से से सर को झटका और इन तमाम बेलगाम सोचों को खुद से दूर करना चाहा था, लेकिन ऐसी औरत के साथ गुजारा कैसे मुमकिन था? मगर वो औरत इसके बेटे की माँ भी तो थी। यही सोच सोच कर इसका सर फटा जा रहा था। वो कुर्सी से पुश टिकाकर आंखें मूंद गया। एकदम बाहर से आने वाली आवाज़ों पर इसका सोचों का तसलसल टूटा। वो अपनी जगह से उठते बाहर की जानिब बढ़ा, लेकिन बाहर नजर आते मंजर को देख इसके चेहरे पे सर्द महक छा गई, क्योंकि नीलम दमीर को बुरी तरह झंझोड़ते कुछ बोल रही थी। क्या कर रही हैं आप मासा? वो नागवाड़ी दबाते हुए बोला। उन्होंने तमस्खुर से हंसते इसकी जानिब देखा। कुछ नहीं कर रही, बस इसे समझा रही हूँ कि इसका बाप एक अनवांटेड चाइल्ड है। वैसे ही ये भी एक अनवांटेड चाइल्ड है। वो बेहद सुकून से इसके वजूद पर छुरियाँ चलाते वहाँ से चली गई। इनके जाते ही वो रोते हुए दमैर की जानिब मतवज्जा हुआ और इसे बाहों में भरा। आप इनसे क्या कह रहे थे मेरी जान? वो इसके बालों को संवारते संजीदगी से बोला और इसे साथ ही लिए कमरे में चला आया। कमरे में आते आते इसकी निगाह लाउंज में एक साथ बैठकर हंसते मखदूम झा, गजनफ़र और नीलम की जानिब उठी थी। चेहरे पर यकलक सुर्खी ऊद आई। मैंने इनसे बस ये पूछा था कि मम्मी कहाँ है? आपको मम्मी से क्या काम आन पड़ा? वो गिलास में पानी उंडेलते हल्के फुल्के लहजे में बोला। आज स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, वो आई ही नहीं। वो मुंह बसूर कर बोला। गजवान का हाथ वही साकित रह गया। बाबा जानी, एकदम इसकी पुरसोच आवाज़ पर गजवान इसके साथ आ बैठा। ये अनवांटेड चाइल्ड क्या होता है? इसके सवाल पे कई सानिए तो फ़र्क चेहरे समेत वो कुछ भी बोल ना पाया, बस खामोशी से इसे देखता रहा। सबके पेरेंट्स आए थे स्कूल में, आप बाबा जानी को ले जाते ना? वो इसके बालों को सहला कर बोलते। बात का रुख सिरे से बदल गया। बच्चा होने की बदौलत उसने भी गजवान की हरकत की जानिब ध्यान ना दिया और इसके सीने पे बैठते इसे एक एक बात बताने लगा। अगले आधे घंटे में थक हार कर वो इसके सीने पे सर रखे ही सो चुका था। गजवान ने झुककर इसकी पेशानी पर लब मिस किया और इस पर कंफर्टर दुरुस्त करते अपनी जगह से उठा। इसी लम्हे दरवाज़ा खुला और मीना अंदर दाखिल हुई। गजवान ने दांतों पे दांत जमाते इश्तियाल को मुश्किल दबाया। कहाँ से आ रही हो तुम? रोज़ एक ही सवाल पूछकर उकताते नहीं हो क्या तुम? वो इसकी एक ही सवाल पर चिढ़कर बोली। रोज़ एक ही सवाल पूछता हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आती है? किसी दिन घर ही ठहर जाओ। वो तेज़ जुमले पर वो बुलबुला कर रह गई। तुम जैसे कंगले के पास रहकर मुझे कुछ नहीं करना। काश मैंने इस दिन तुम्हारे बजाय गजनफ़र से शादी की होती तो आज यूँ आज़ादी के लिए बाहर दर बदर ना भटकना पड़ता। इसके बाद रिजवान की अना पर किसी ताज़ियाने की मनन लगी थी। वो इसके सामने इसके ही छोटे भाई का जिक्र कर रही थी। वो किसी का झूठा खाने का आदी नहीं है डियर, मैंने तो अब तक गुजारा कर लिया। वो तुम्हें तलाक देने में एक लम्हा भी ना लगा था। गजवान और गजनफ़र में यही तो फ़र्क है। गजवान ने तमस्कराना लहजे में इसे हकीकत का आईना दिखाया था। मीना का वजूद अंगारों के लपेट में आ गया। उसने मुठ्ठियाँ भींची। जो भी था, बात तो गजवान की 100% दुरुस्त थी। रही तुम्हारी ज़रूरत, वो भी मुझे बिल्कुल नहीं है। बात सिर्फ हमारे बेटे की है। आज तुम इसके साथ स्कूल जाने वाली थी। अब वो सीधा मुद्दे की बात पर आते सख्ती से बोला।
मुझसे नहीं संभाली जाती इतनी भारी जिम्मेदारी, मुझे अभी खुद ज़िंदगी जीनी है, इसे तुम ही संभालो। वो नाक मुँह चढ़ाते अपनी हील्स उतारते सोफ़े पर चढ़कर बैठ गई। गज़वान एक जस्त में इस तक पहुंचा और सोफ़े से खींचकर इसे खड़ा किया था। वो इस अचानक हुई अफ्तार पर बौखला गई। ये तुम्हारी ही औलाद है शायद, वो ज़हरखुंद लहजे में बोला। पैदा कर दिया ना, यही बहुत है। अगर मालूम होता कि तुम भी इससे तंग आ जाओगे तो पैदा होने से कबल ही मार देती। अगले ही लम्हे मुँह पर पड़ने वाले थप्पड़ की बदौलत वो अपनी जगह से हिल कर रह गई। इसका दाया गाल सनसना कर रह गया। गज़वान ने इसके सर के बालों को मुट्ठी में जकड़ते एक झटका दिया। मेरा ज़ब्त मत आज़माओ मीना बेगम, मेरी खामोशी को तूफ़ान में बदलने में एक लम्हा भी कम होगा। इसके बाद तुम्हारी औकात क्या होगी, ये बात तुम्हें अच्छे से अज़बर है। वो इसे वही सोफ़े पर फेंकते अपना नाइट ड्रेस लेते वॉशरूम में भर गया। मीना को ज़िंदगी में पहली बार गज़वान से खौफ महसूस हुआ था। माजी की चंद झलकियाँ जहन के दरीचों में किसी फ़िल्म की मानंद चलने लगी थी। खामोश फिजा में गाड़ी के टायर चिरचिराने की आवाज़ ने माहौल में छाए सकूत को तोड़ा था। उठते पानी के शोर से माहौल में हौलनाकी का इजाफा हो रहा था। गाड़ी का दरवाज़ा खोलते कोई वजूद तेज़ी से बाहर निकला और इतराफ़ में निगाहें दुराते कदम कैस विला की जानिब बढ़ाने लगा। कैमरा की वायर्स डिस्कनेक्ट हो गई हैं। कान में उभरने वाली आवाज़ सुनकर वो वजूद शातिराना अंदाज में मुस्कुराया। पूरे कैस विला में खामोशी का राज था। वो जो कोई भी था बहुत चौंक कर कदम अंदर की जानिब बढ़ा रहा था। अपने वजूद को अच्छे से ढके वो कुशादा सीढ़ियों की जानिब बढ़ा। सीढ़ियाँ चढ़ते ही वो सबसे पहले बेला कैस के कमरे की जानिब बढ़ा, लेकिन बाहर खड़ी मुलाजमाओं को देख वो सरहद से पिलर की ओट में हो गया। कुछ सोचकर उसने बाएं जानिब वाज़ ज़मीन फेंका। मुलाजमाएँ फ़ौरन चौकन्ना होते इसकी जानिब भागी। इनके भागने का फ़ायदा उठाकर वो इनकी नज़र से बचते बेला के कमरे में बंद हो गया। कमरे के दरवाजे से पुश टिकाकर उसने गहरा सांस भरा। अब इस अलमारी की तलाशी लेते इस कैफ़े की फ़ाइल तलाश करनी थी। वो माहिराना अंदाज में अपना काम सरअंजाम दे रहा था। अगले 20 मिनट में वो पूरी अलमीरा छान चुका था, लेकिन कुछ होता तो मिलता ना। उसने एक नज़र बेड पर सोए वजूद को देख खिड़की से नीचे झांका। अगले लम्हे उसने खिड़की से कूदते साथ लगे पाइप को सख्ती से जकड़ लिया। धीरे धीरे पाइप की मदद से उतरते उसने यकदम ज़मीन पर छलांग मारी और कैस के कमरे की जानिब बढ़ा। इसके कमरे में जाते हुए से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई थी। इसकी अलमारी छानते हुए वो फाइल इसे अगले 5 मिनट में ही मिल गई। इसकी आंखें चमक उठी। वो भारी कदम उठाते बेड की जानिब आया और सोए हुए कैस की जानिब झुका। काउंट डाउन बिगिन्स। वो इसकी समातों में सरगोशी करते कमरे की खिड़की फैलांग गया। गाड़ी में बैठते उसने एक फातिहाना निगाह इन फाइल्स पर डाली और गाड़ी इस कैफ़े के ओनर के घर की जानिब बढ़ाई थी। कौन है इतनी रात को? इस बुरे शख्स की आवाज़ सुन वजूद ठटका। दरवाज़ा खुलते हुए बुरा शख्स भी स्याह लिबास में मलबूस शख्स को अचंभे से देखने लगा। कौन हो तुम? वो आंखें मलते हुए बोला। इस वजूद की आंखें मुस्कुराईं। एंजल। इसकी भारी गंभीर आवाज़ सुन वो शख्स पुरसोच निगाहों से इसके बड़े हुए हाथों को देखने लगा, जिनमें सुर्ख रंग की फ़ाइल जगमगा रही थी। अगले ही लम्हे इस फ़ाइल को देखते इस शख्स की आंखों में जुगनू पैदा हुए। वो कपकपाते हाथ इस फ़ाइल पर फेर रहा था। ये कैसे? इट्स अ सीक्रेट। भारी मर्दाना आवाज़। इस शख्स ने चौंक कर निगाहें उठाईं, लेकिन वो वजूद वापसी के लिए पलट चुका था। एंजल। इस शख्स के लब बेआवाज़ सिरसिराए, आंखों में तशकर के आंसू झिलमिला रहे थे। क्या अब इनका कैफ़े सिर्फ इनका था? जारी है। किस्त कैसे लगी पढ़कर अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। अब तक की कहानी में क्या समझ लगी क्या नहीं, खुलकर कमेंट्स किया करें। रिस्पांस बेहद गंदा है, मगर मैं फिर भी आप सबको स्पेस दे रही हूँ क्योंकि अभी नोवेल नया है, लेकिन कुछ तो बोला करें किस्त पढ़कर, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि आप लोग भी नोवेल पढ़ते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।